तो देखो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक बोर्ड वाला जो पोर्शन था वो हमने लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में कवर किया। ठीक है, कि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दो कॉइल लगी हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में करंट चलेगा बट वो एसी करंट होगा। ठीक है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसमें, मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में। तो इसलिए इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए हम बोलते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, क्योंकि इस कॉइल में करंट इस कॉइल की वजह से जो जनरेट हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ही हो रहा है। फिर आपने देखा था कि दूसरा, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा, जो ट्रांसफार्मर अगर समझना है तो आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि पूरे कोर में मैग्नेटिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म माना है, इस कॉइल को आपने प्योरली इंडक्टिव कॉइल मान लिया है। ये दो बातें बहुत क्रुशियल है, एक तो पूरे में फील्ड सेम है, तो सिंगल टर्न से लिंक फ्लक्स दोनों में सेम। ठीक है, तो इसमें तो आपने केवीएल लगा दिया अगर इंडक्टेंस कैपिटल एल है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, जैसे इसमें आपने केवीएल लगा के बोला कि कैपिटल एल की टर्म में लिखा आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिख दिया कि इस कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इतना है, तो इतने की उल्टी बैटरी बनेगी इसमें जब ऐसे करंट आप चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका आ गया E1 इज इक्वल टू N1 d∅dt। ठीक है ना, सिंपल केवीएल से आ गया। और दूसरी कॉइल के लिए फेराडेज लॉ लिख दिया, -d∅dt की सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, -N2 d∅dt हो जाएगा। ठीक है, तो वन और टू इक्वेशन में आप देख रहे हो d∅dt आप सेम कर सकते हो दोनों में। फाई इज द फ्लक्स लिंक विद द सिंगल लूप। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में N1 थे इसलिए N1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंडरी में N2 लूप थे इसलिए N2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर आपने रेशियो लिख दिया इसका, तो E2 इज इक्वल टू -N2/N1 × E1। तो मैंने बताया था कि ये प्लस माइनस साइन से कितना सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आउटपुट है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ठीक है, फिर हमने इससे स्टेप अप और स्टेप डाउन भी समझ लिया था। अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन E1, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो N2 इज लेस देन N1, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो I1, अब एक ऐसी में डायग्राम बना हुआ है, तो ठीक है बोर्ड तक यहाँ पे सफिशिएंट है, बट हम थोड़ा आगे और पढ़ रहे हैं जिससे हम मीन्स का क्वेश्चन भी कर दें कैसा भी है। एडवांस में कोर्स में नहीं है, कई बार बता चुका हूँ, कोई चांस नहीं है कि आपका ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आए एडवांस। ठीक है, तो आप देखो आप कैसे, आपने एससीबी का एक्सप्लेनेशन है बेसिकली पूरा, ये एससी वर्मा ने जो कर रखा है, ये डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कभी पढ़ें तो सिर्फ एनसीईआरटी में जितना बता रखा है उससे ये डायग्राम समझ में नहीं है। ठीक है, और आगे पावर लॉसेस भी होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो एफिशिएंसी भी निकालने को कभी भी बोल सकता है। दो बहुत फेमस लॉस होते हैं इसमें, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, उनके क्या मीनिंग है अपन ये सब भी थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी पूछ ले तो देखिए, सबसे पहले अब हम शुरू से एक बार समझते हैं ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर क्या है, देखो आपका I1 I2 E1 E2, प्राइमरी कॉइल में करंट, सेकेंडरी कॉइल में करंट, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ। प्राइमरी कॉइल का नाम वही है जिसमें कि आप सोर्स लगा। ठीक है, और दूसरी सेकेंडरी कॉइल आप, अब आपका पहला केस ये आ रहा है कि आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है अभी। ठीक है, when no load is connected in the secondary, तो आप क्या बोलेंगे, as we have neglected resistance in the primary circuit, it is a purely inductive circuit। ठीक है, as we have neglected the resistance in the primary circuit, primary coil, it is purely inductive circuit। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसमें जो करंट चलने वाली है, ठीक है, जिसको मैं सोर्स करंट कह रहा हूँ, और ईएमएफ में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये सब बच्चों को आता है क्या, कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। सबको क्लियर है क्या, ये बताइए, याद है सबको ये? यस सर। ओके बेटा, यस सर। चलिए वेरी गुड। तो आप इसलिए बोल सकते हैं कि प्राइमरी सर्किट अगर प्योरली, वेरी गुड सालिद, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, तो उस केस के अंदर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो जाएगा। तो पावर डिलीवर्ड कितनी हो जाएगी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में तो एवरेज पावर डिलीवर्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए अभी पावर डिलीवर्ड क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, और पावर इन द सेकेंडरी सर्किट कितनी होगी अब, तो सेकेंडरी सर्किट में भी कोई लोड नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है, करंट ही नहीं चल रहा, तो पावर डिलीवर्ड क्या है उसमें, जीरो। तो ठीक है, जीरो इधर, तो एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोर्स में भी पावर सप्लाइड एवरेज जीरो है, उसमें भी एवरेज पावर सप्लाइड क्या है,
पावर कंज्यूम 0 ही है क्योंकि अभी आपने लोड नहीं रखा। तो ये पहला केस लिया है एससी वर्मा ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर को। अब सेकंड केस में क्या किया है इसने, तो इस तरह से फेज डायग्राम बन सकता है, करंट की फेज π/2 से फेज डिफरेंस पर है ईएमएफ की फेज, ठीक है। तो देखो, नाउ व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ सेकेंडरी आर जॉइंड टू द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, अब आपने सेकेंडरी को कैपिटल आर से कनेक्ट अगर कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या चलेगा, इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट चलने लग जाएगा I2, क्योंकि अब लूप क्लोज हो गया, ईएमएफ तो था बट क्लोज लूप नहीं था, तो इसलिए करंट नहीं चल रही, ठीक है। अब क्या चलने लग गई, इसमें करंट भी चलने लग गई। ध्यान से देखेंगे बेटा एक बार, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी गलती नहीं करें, ठीक है। तो आप देयर विल बी एन एडिशनल करंट I1 इन प्राइमरी सर्किट इन अपोजिट फेज ऑफ I2। ये क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने सोर्स करंट बता दिया, जो आपका इस सोर्स को कनेक्ट करने की वजह से जो इसमें चल रहा है, ठीक है। तो वो जो करंट चल रहा होगा इसमें, इस बैटरी की वजह से, उसकी फेज और इस बैटरी के ईएमएफ की फेज में कितना डिफरेंस होगा, 90 डिग्री, वो यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब क्या है आपका कि आपने यहाँ पर जो I2 पैदा हो रहा है वो कि देखो, अब इसमें E1 और इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा वो उसको अपोज करने के लिए ही पैदा होगा, ठीक है ना, लेंज लॉ से, ठीक है ना। इसमें जो ईएमएफ पैदा होने वाला है वो इसमें जो आपने ईएमएफ सोर्स ईएमएफ अप्लाई करा है उसको उसको नलीफाई करने के लिए पैदा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बढ़ने की वजह से यहाँ पर भी फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए पैदा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होगा उसका और इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अगर आपने E1 का एरो इधर बनाया है तो इसलिए मैंने E2 का एरो इस डायरेक्शन में बनाया, ठीक है। यहाँ पर जो ईएमएफ है और सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ है, दोनों क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। अगर एक बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो दूसरा ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, तो इसलिए क्या मान लिया गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन है कि आपने सेकेंडरी कॉइल का इंडक्टेंस नेग्लेक्ट कर रखा है कि बहुत कम इंडक्टेंस है उसमें, प्राइमरी वो क्या है, रेजिस्टिव सर्किट है। तो अगर प्राइमरीली वो रेजिस्टिव सर्किट है तो आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस लगाओ, उसमें ईएमएफ सोर्स लगा दो, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस में चलने वाली करंट और उस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ये बात बहुत बार सुन चुके हैं आप, ठीक है। तो इसमें जो करंट चल रही है I2, उसको मैंने E2 की फेज में ही बना दिया, ये फेज डिफरेंस शो करने का डायग्राम है बस, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जस्ट इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बुक में बना दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से सुनिए, सबसे पहले आपका सोर्स था, ठीक है, सोर्स का ईएमएफ था जिसको मैं E1 कह रहा हूँ, इसमें जो सोर्स से करंट चली थी दैट वाज IS। तो वो इस E1 से कितने डिग्री पे थी, 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर, ठीक है। बट इस E1 के, क्योंकि AC है, DC तो चला नहीं रहे जो कांस्टेंट रहे आप, तो उसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है, इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा, वो ईएमएफ क्यों पैदा हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए, बढ़ते हुए ईएमएफ, इसका मतलब इसमें जो ईएमएफ होगा दैट विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑफ दिस प्राइमरी ईएमएफ, ठीक है। तो ये E2 आ गया। अब E2 आ गया तो इसमें भी एक करंट चलने लगती, करंट चलेगी तो क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट आप मान रहे हैं तो बिल्कुल E2 की फेज में ही हो जाएगी, I2 होगी। अब इस I2 की वजह से फील्ड जनरेट होगा और उस फील्ड वेरिएबल होगा, क्योंकि I2 वेरिएबल है, तो फिर इससे अब फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें एक और ईएमएफ पैदा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ I2 को खत्म करने के लिए, क्योंकि I2 के बढ़ने का मतलब है इससे फ्लक्स बढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सोर्स की वजह से जो करंट चल रहा था उसके साथ एक और करंट पैदा हो गई बेटा, ठीक है। अब क्योंकि वो I2 को नलीफाई करने के लिए इसमें पैदा हो रही है, तो I1 की जो फेज होगी दैट विल बी अपोजिट टू द फेज ऑफ I2, ठीक है। अब जो प्राइमरी सर्किट में एक और कंपोनेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कंपोनेंट कैसा है, I2 को खत्म करने के लिए पैदा किया गया, इसलिए उसकी जो फेज होगी I2 के अपोजिट होगी, ठीक है। तो फाइनली ये निकल के आता है कि यहाँ पर ये जो I1, ये सोर्स करंट नहीं है बेटा, बट ये कहलाएगी अब प्राइमरी सर्किट की करंट, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सर्किट की करंट का मतलब क्या होगा, दिस I1, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अभी हम एनर्जी की सारी बातें, हमको तो एफिशिएंसी से मतलब है, बाकी सब बेकार बात है, क्योंकि सारा खर्चा उसी में, ठीक है। जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना ज्यादा उतना कम खर्चा होगा। तो यहाँ पर जो कंज्यूमशन है एनर्जी का या पावर जनरेशन है वो कितना है, कि इसका कोई रोल नहीं होगा, केवल I1 का रोल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में आते हैं। तो फिर आप E into I लिखोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, ठीक है ना, E1 I1 आ जाएगा, cos 5 में cos 0 = 1,
तो पावर सप्लाइड बाय द प्राइमरी अब क्या कहलाएगा, E1 I1 कहलाएगा, और पावर कंज्यूम्ड इन द सेकेंडरी होगा E2 I2। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो फिर आपके सारे खर्चे ही खत्म हो जाए, सारे लॉसेस खत्म हो जाए, बहुत सस्ती बिजली आपको मिलने लगी, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी भी पावर सप्लाइड बाय द प्राइमरी सेकेंडरी में जो पावर कंजम्पशन है या पावर यूज्ड है उसके बराबर नहीं होती, बहुत सारे लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं। 2 या 3 लॉसेस आपको लिखने भी आने चाहिए अगर सब्जेक्टिव पेपर आप देते हैं इस टॉपिक पर बोर्ड का। ठीक है, और वैसे भी आइडिया होना चाहिए, रटे हुए ना हो तो एक तो आइडिया तो हो कि इसमें ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी। ठीक है, बट आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए बेटा। सबसे पहले क्या आता है, देखो E1 आता है, E1 से IS आती है। ठीक है, IS की वजह से जो फ्लक्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसकी वजह से जो EMF बन रहा है उससे आपका E2 आ रहा है। ठीक है, अपोजिट फेज में, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट माना गया तो I2 की फेज और E2 की फेज सेम हो गई। अब जो इसमें I1 पैदा हो रही है वो इसका अपोज करने के लिए पैदा हो रही है, तो उसका जो फेज डिफरेंस होगा I2 से 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें मैंने लिखी है, बोर्ड में कभी भी नहीं लिखनी है, स्कूल वालों को कभी नहीं बतानी है, कभी मेंस एडवांस में कुछ ऐसा पूछ लिया, एडवांस में नहीं, सिर्फ मेंस में। ठीक है, तो आप बता पाए इसलिए जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि SCV में बनाए गए इस डायग्राम का क्या मतलब है ट्रांसफार्मर की केस। ठीक है, तो अगर प्राइमरी सर्किट की करंट बोलेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू IS प्लस I1 एंड इन सेकेंडरी करंट विल बी I2। ठीक है, तो क्योंकि एनर्जी में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, केवल I1 का, क्योंकि इसको लिखोगे ना बेटा आप इसमें E1 I1 करोगे, देखो तो E1 होगा साइन ओमेगा टी, IS होगा कॉस ओमेगा टी, तो फिर दोनों पे अलग अलग ले जाओ आप इसको, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो जैसे आपने वहां पावर निकाली जीरो आ जाएगी ना बेटा अपने आप। ठीक है ना, वो अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वही एवरेज साइन टू ओमेगा टी का एवरेज जीरो होता है। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी में एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है, एनर्जी सप्लाइंग में, वो केवल I1 का है। तो देखो पावर ट्रांसफर इन ट्रांसफॉर्मर, तो पावर समझेंगे पहले, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, पहले लोड लगा हुआ नहीं था तब ठीक है, इधर भी एवरेज पावर जीरो थी, इसमें भी जीरो थी, बट जब आपने रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसमें भी अब एवरेज पावर आ गई इस I1 की वजह से। ठीक है, तो दोनों पावर का जो डिफरेंस है वही ट्रांसफार्मर का पावर लॉस कहलाता है। ठीक है ना, एनर्जी सप्लाइड या पावर सप्लाइड कितनी है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी करंट की, प्राइमरी सर्किट की करंट I1 इंटू I1। डिफॉल्ट अब किसी को प्राइमरी सर्किट की करंट बोला जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना, कहीं सोचे सर आपने IS तो भी दी थी और इसने तो बताया नहीं था कि प्राइमरी सर्किट में कौन सी करंट, तो मैंने बता दिया प्राइमरी सर्किट की करंट से मतलब नहीं कुछ कहता है, तो सिर्फ I1 है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को, किसी तरह का डाउट? तो ये IS की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही के लिए 90 डिग्री फेज और डायरेक्शन नहीं है बेटा, कोई वेक्टर नहीं है, ध्यान से समझे। ठीक है, कोई वेक्टर नहीं है, फेज दिखाया एंगल डिफरेंस 90 डिग्री। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल भी वेक्टर नहीं है, सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, जस्ट फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट।